हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये बच्चे हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट। मैंने करा दिया था, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी करा दिया, कॉम्पटन इफेक्ट भी करा दिया था, वो बहुत आगे मैंने बताया था, हेल्पफुल रहता है। अब बच्चे नया चैप्टर शुरू करते हैं। इसके बाद फिर मैं एक दो वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम डुअल नेचर के बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस पर चलते हैं, चैप्टर नया स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 12th में बच्चे हमारे पास रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डुअल नेचर, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप बच्चे उन सब के वीडियोस एंजॉय करें, उनको पढ़िए, उनको देखिए और उनके नोट्स बनाइए और बार बार उनको देखिए बच्चे, है ना, भूल जाते हैं। इसके बाद बच्चे, क्योंकि आपका देखो अब नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर आ रहा है, तो आपको जल्दी से 11th का भी सिलेबस रिवाइज थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न, जैसे आपके पास मैकेनिक्स के मैंने इसलिए जानकर वीडियोस बनाई हैं, उसकी लॉज ऑफ मोशन की बना दी है, वर्क पावर एनर्जी की बना दी है, रोटेशन चल रहा है उसका भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है वो हम करा रहे हैं। तो बच्चे वो भी देखते रहिए, ठीक है। चलिए, और मेन फोकस जो है 12th के सिलेबस पर रखिए, और 11th के जो आपको वहाँ डिफ़िकल्ट लग रहे थे वो इसलिए मैंने लॉज ऑफ मोशन से लिया है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प रहेगी। चलिए बच्चे, अब आप टाइम ना ख़राब करते हुए एक्सक्यूज मी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चे दिख रहा है सब आपको, चैप्टर का नाम है एटम्स, ठीक है। ये एक्चुअली में जो एटम्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये मान के चलें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक पूरा चैप्टर यूनिट होता है वैसे, लेकिन मैं पहले इसको एटम्स को अलग से ले लेता हूँ, ठीक है। एटम्स अलग ले लेते हैं और न्यूक्लियाई अलग से ले लेंगे। अब एटम्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे, वो है एटॉमिक मॉडल्स। जब एटम बना तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में था कि भाई एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। केमिस्ट्री में सबको पता है, ठीक है। एटम्स मैंडली पीरियोडिक टेबल थी, उसके बाद फिर एटम्स से पहले ही हमने देख रहे हैं कि एटम के अंदर होता क्या है। उसमें सबसे पहला जो मॉडल था बच्चे, वो जे थॉमसन था। हमें उसका कुछ पढ़ना नहीं है, जे थॉमसन है फर्स्ट मॉडल जो था, दैट वाज जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। ये प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसा लग रहा है आपको जैसे एक पूरा वाटरमेलन है, और वाटरमेलन का जो पूरा पूरा मैटर है बच्चे, वो सपोजिंग पॉजिटिव चार्ज का है, और उसके अंदर सीड्स हैं, वो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह का उन्होंने जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। और इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो रदरफोर्ड का स्पेशल बात होगी, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, और उन्होंने ये बताया था कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है। तो जे थॉमसन ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारा का सारा चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इन द वॉल्यूम, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जैसे सजा देते हैं मोती की तरह से, वहाँ सजा रखे हैं, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल था और ये फेल है। न्यूट्रल तो था, खैर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमें प्रूव करना चाहिए। तो कोई भी मॉडल है उसको क्या बातें प्रूव करनी चाहिए, दो बातें प्रूव करनी चाहिए। एक तो बात करनी चाहिए, बोलो क्या प्रूव करना चाहिए। एक तो ये बताना चाहिए कि एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, उसको जो मैंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी, पीरियोडिसिटी होनी चाहिए कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन पीरियड मतलब एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए, तो एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर्स के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करें। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए एटॉमिक मॉडल्स बनाए जाते हैं। इसमें पहला जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल था। ये तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, फेल है। इसके बाद बच्चे आगे जो अगला मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बोलूंगा मैं उसमें जो एसोसिएट्स थे, एक्चुअली में उसके साथ एक यंग एसोसिएट्स थे दो,
गीगर एंड मार्सडन, ये आप लिखो। ठीक है, आप बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आता है, बच्चे गीगर मार्सडन लिख देते हैं, और गीगर मार्सडन आता है तो डेविसन जर्मर रख देते हैं। तो ध्यान रखना डेविसन जर्मर और जीपी थॉमसन, उनका काम था कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, वेव नेचर। और यहाँ पर जो जे जे थॉमसन है, सॉरी, यहाँ पर जो गीगर मार्सडन है, उनका काम रदरफोर्ड मॉडल वाला है, अल्फा स्कैटरिंग। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, गीगर, नाम से याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल याद रखते हैं ज़्यादातर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग था, गीगर मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग, गीगर मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें ध्यान रखना, एक दो तीन चीजें याद रखो कि उसमें सोर्स अल्फा पार्टिकल का क्या यूज किया। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मैं लिख देता हूं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो लिया था बच्चे बिस्मथ। पहली बात तो ये है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है बच्चे, बिस्मथ यूज किया था। इसके बाद बच्चे एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अबाउट 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसमें जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस, गोल्ड को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैलेबल है, आपको पता है, इसको हैमर कर सकते हैं इनटू टू मेक इट स्मॉल शीट्स। तो जो गोल्ड फॉइल थी बच्चे, वो भी लिख देता हूं मैं, उसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस थी बच्चे वो कितनी थी, थिकनेस थी अबाउट 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। देख रहे हो आप, एटम के साइज का ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ही है बस। चलिए, अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसके अंदर पहला तो बच्चे वही ले लेना, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया। ये एक्चुअली में मैंने सिंबॉलिकल बना दिया है, यहाँ पर एक्चुअली में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। क्या बताया था मैंने, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इससे अल्फा निकल रहा है, और ये हमने यूज किया था बिस्मथ। ठीक है, अब बच्चे इसको जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं इनको थोड़ा कॉलीमेट कर देते हैं, कॉलीमेटर यूज कर लो, और हमने कॉलीमेटर यूज किया, इसको बीम बना दिया, कॉलीमेटर कहते हैं, एक पैरेलल बीम बना दिया। ठीक है, इसका नाम है कॉलीमेटर, कॉलीमेटर।
कॉलीमेटर में क्या यूज करते हैं? लैड, ध्यान रखना, लैड ब्रिक्स। लैड के बारे में आपको मैं बता दूं, लैड जो है पीबी जिसको कह रहे हो आप, हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। और जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट, आपको ताज्जुब होगा कि मतलब बहुत पहले, कम से कम 20 साल पहले की बात में बता रहा हूँ, कि अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, पर्टिकुलरली अमेरिका, वो अपने जो न्यूक्लियर वेस्ट्स हैं उनको लैड बॉक्स में बंद करके, इंडियंस क्या करते थे, इंडियन गवर्नमेंट उनको हिमालयाज में डंप करती थी। मतलब अपने यहाँ भी डंप नहीं कर रहे हैं वो, मतलब डंपिंग यार्ड बना रखा था इंडिया को। आप जरा देखें, बना के देखें ना, अब वेरी बैड। ये बहुत सारी इंटरनल बातें हैं। तो अब डस्टबिन बना दिया इंडिया को, वो भी न्यूक्लियर वेस्ट का। लैड ब्रिक्स, इसलिए मेरे को याद है, लैड बॉक्स के अंदर हमेशा शिप से आते थे, तो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके न्यूक्लियर वेस्ट, और वो इंडिया में हिमालयाज में डंप किया जाता था। कितने खतरनाक रेडिएशन निकल रहे हैं, पता नहीं उसका क्या रीजन क्या हो सकता है उससे, वी डू नॉट नो। चलो आगे, कॉलीमीटर हो गया। इसके बाद बच्चे यहाँ पर फिर अब गोल्ड फॉइल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हमने गोल्ड फॉइल ले ली है, ये गोल्ड फॉइल हमारे पास आ गई, और थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल हो गई, गोल्ड फॉइल। अब यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं बच्चे, ये अब ये इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, यहां पर डिटेक्टर लगाएंगे, यहां पर ले लेते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या है एक्चुअली में? अल्फा पार्टिकल, वहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जहां पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पर सिंटिलेशन पैदा होगा, और सिंटिलेशन माने चमक आ रही है, उस चमक को देखना है बस, और क्या करना है। डिटेक्टर है, यहाँ पर मूवेबल डिटेक्टर लगा देते हैं, स्क्रीन है एक्चुअली में, यहाँ डिटेक्टर हमने लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे घूमता देख रहा है। तो अब हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो बच्चे स्ट्रेट चले गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं थ्रू, बहुत जो तो ग्रेटर एंगल से स्कैटर हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, ज़्यादातर जो है स्ट्रेट चले गए, और ओनली 0.14% जो हैं वो मोर देन 1 डिग्री से हुए हैं। इसका मतलब ज़्यादातर सीधे चले गए, और आपको याद है शायद 1/8,000 वो आपका रिफ्लेक्ट होकर पीछे भी आते हैं, ठीक है। इस तरह का था। तो इससे क्या, पहले मैं कुछ लिख देता हूँ इन्फ्रेंसेस थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन पता है। चलिए, तो इसके इन्फ्रेंसेस क्या थे, कंक्लूजन्स क्या निकल रहे हैं, पहले इन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशंस लिख लो, पहले पहले ऑब्जर्वेशंस लिखें, और उसके बाद फिर उसका कंक्लूजन्स लिख लेंगे। ऑब्जर्वेशंस में क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स most of alpha particles go straight, का मतलब क्या है, हम इसका कंक्लूजन निकाल लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये हो गया। दूसरा जो है, ओनली 0.14% आर scattered by more than 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 99 पॉइंट, यदि आप 100 में से 0.14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9, 99, इसका मतलब बच्चे 99.86 जो परसेंट अल्फा पार्टिकल्स हैं 100 में से इतने, तो वो करीब करीब स्ट्रेट ही जा रहे हैं,
केवल 0.14% आर स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री और only 1 out of 8,000 are scattered more than scattered by greater than 90 डिग्री। अरे बहुत ही कम जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा से स्कैटर हो रहा है। अब इसका ऑब्जर्वेशंस के बाद बच्चे कंक्लूजन्स क्या आपको दिख रहा है? व्हाट आर द कंक्लूजन्स? कंक्लूजन्स को इन्फ्रेंसेस भी कहते हैं। कंक्लूजन्स तो आपने बच्चे वीडियो में थोड़ा चेंज नज़र आया होगा। इस समय हम एक्चुअली में नॉर्थ दिल्ली की तरफ हैं, तो इसलिए थोड़ा स्वेटर पहना हुआ है। ठीक है, तो हमारा अलग अलग जाता है, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी नॉर्थ। इज वाई वी आर ऑन आर व्हील्स। ठीक है, लेकिन वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर यू ऑल द एडवर्सिटी। ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या निकले? एक कमिटमेंट है कि हमें वीडियो देना है। फर्स्ट बच्चे बोलो, फर्स्ट का कंक्लूजन क्या निकला? कि सारे अल्फा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स 99.86% तो स्ट्रेट जा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या लिख रहा कि एटम के अंदर तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली जगह है। दूसरा क्या है? ओनली 0.14% आर स्कैटर्ड। अरे थोड़ा सा अभी भी स्पेस खाली है और कुछ यानी पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड या पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द एटम, ऐसे कह सकते हो। अभी मेरे को पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, सेकेंड एंड थर्ड को दोनों को मिला लो। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन इन very small region very small region where entire the positive charge, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लिख दो, entire positive charge of atom is considered in very small, entire positive charge and entire mass, ऐसे भी कह सकते हैं, entire mass मतलब approximately is concentrated of atom की मैं बात कर रहा हूं, of atom is concentrated in a very small region, in a very small region। और यहाँ पर सबसे पहले इसने इसको इसका नाम दिया, इसका नाम दे दिया बच्चे न्यूक्लियस। तो बस ये ध्यान रखना कि ये है गीगर मार्सडन का कंक्लूजन या रदरफोर्ड्स कंक्लूजन। जो सबसे पहला था रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड की स्पेशल बात क्या थी? यदि आपसे पूछे कि रदरफोर्ड्स का यूएसपी क्या है, रदरफोर्ड्स का जो स्पेशल थिंग, द स्पेशलिटी ठीक है, जो स्पेशल जो बात है उसकी, द रदरफोर्ड्स स्पेशल अबाउट मॉडल, वो था न्यूक्लियस। ये तो गीगर मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो एंडोर्स किया रदरफोर्ड ने सिग्नेचर किए, और फिर उनके बाद उनका जो कंक्लूजन्स हैं, एक्सपेरिमेंट बच्चों से कराया, 20-21 साल के थे वो, और रदरफोर्ड ने फिर उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एंडोर्स किया कि हाँ भाई यस ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन्स निकाले, कंक्लूजन्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें
ऑलमोस्ट एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो उसने कहा कि मास नेग्लिजिबल है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो एटम का है वो भी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। तो फर्स्ट रदरफोर्ड थे जिन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट उनका था, न्यूक्लियर मॉडल मान सकते। तो मैं एक लाइन में यदि लिखूं तो रदरफोर्ड की जो एक स्पेशल बात थी कि रदरफोर्ड गेव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये आप कह सकते एक लाइन में, रदरफोर्ड गेव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। समझ में आ गया? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। अब आगे फिर इसमें क्या था आपको पता है कि न्यूक्लियर ने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। चलो सही बात, ठीक है, ये रहा, मान लेते हैं, चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास न्यूक्लियस है और इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, चलो न्यूक्लियस हो गया। और उन्होंने ये कहा कि इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आए कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो मुझे बताओ कि एक्सीलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और वो किसी भी तरीके से वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मुझे बताओ एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होने की वजह से तो वो तो कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा होगा। तो जब कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा है यानी फोटोन, ऐसे बात करें तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब एनर्जी निकालेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पाथ जो है वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल तो दिया, इसके साथ साथ उसने ये बताया उसका ये ड्रॉबैक जो था, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है, स्पेशल बात तो मैंने बता दी, स्पेशल बात तो ये है स्पेशलिटी, तो ये हो गई। और ड्रॉबैक, तो आपसे कह सकते हैं कि ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस, सॉरी अनस्टेबल एटम है, अनस्टेबल एटम है। क्यों अनस्टेबल एटम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए चक्कर लगा रहे हैं जब, विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, will emit electromagnetic radiations and finally fall into nucleus and finally वो न्यूक्लियस में गिर पड़ेंगे। ये आपका रदरफोर्ड का महान ड्रॉबैक था, अनस्टेबल एटम है, अनस्टेबिलिटी ये रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर रही। अब अनस्टेबिलिटी क्या थी? बस एक ही बात तो थी कि इलेक्ट्रॉन्स, ये हम दिमाग लगा रहे हैं तो ना, इलेक्ट्रॉन गिर तो ना जा रहे हैं, बच्चे सोचते गिर गए, रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गिरेंगे, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन वो नहीं गिरेंगे क्या? कोई चीज़ नहीं गिरती है एक्चुअली में, सब थ्योरी जो है जुगाड़ पैदा किया जा रहा है, सब सोच रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। कोई भी नेचर है उसको तो ना हम हिला सकते हैं, नेचर का मतलब है एटम, इलेक्ट्रॉन्स के चार एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, गिर तो ना रहे हैं। रदरफोर्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर गए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेंगे, ऐसा तो ना होता है। तो अब इसमें बच्चे रदरफोर्ड के साथ ही थे नील बोर। अब उन्होंने देखा कि इनकी तो थ्योरी फेल हो गई भाई, ये तो अनस्टेबल है, तो निकल पड़े और उन्होंने अपनी अलग से रिसर्च शुरू कर दी, अपनी अलग से लैब बनाई और उन्होंने अपना अलग से बताया, और जो उनका ड्रॉबैक था सबसे पहले उसी पे काम किया। उन्होंने काम क्या किया, बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर वो रेडिएशंस नहीं निकालते हैं,
ये तो रदरफोर्ड भी बोल सकते थे, लेकिन चलो नहीं बोला उन्होंने, नील बोर ने बोल दिया। तो आगे हम चलेंगे फोर्स मॉडल। ठीक है, फोर्स एटॉमिक मॉडल। फोर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें बच्चे आपको पॉस्टुलेट्स देखने चाहिए कि जो मॉडल है, मॉडल का मतलब मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, मॉडल को कहते हैं मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, और जो आपका कोई जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है उसको मॉडल कहते हैं। मॉडल का मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हैं जो एड एजेंसीज में काम करते हैं, ये नहीं। मॉडल, अरे साइंस के हैं आप, तो साइंस के मॉडल तो बनाते हो, सबको पता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स देखना, इसके आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, क्या इसके पोस्टुलेट। तो 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। पहला पोस्टुलेट है स्टेबल ऑर्बिट, जो वहां ड्रॉबैक था, स्टेबल ऑर्बिट कंडीशन। मैंने बड़ा अच्छी तरह से समराइज कर रखा है चैप्टर को, ध्यान रखना, आपको बहुत फायदा रहेगा। स्टेबल ऑर्बिट कंडीशन, बस मैं लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्टेबल ऑर्बिट हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट electromagnetic radiations in stable orbits। ठीक है, ये हो गया स्टेबल ऑर्बिट कंडीशन। दूसरा बच्चे, जो आपके पास दिख रहा है कि स्टेबल ऑर्बिट हैं, तो उनका पता ठिकाना भी तो फिक्स होगा। यहां पर इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट थे नील बोर, जिन्होंने क्वांटम कंसेप्ट दिया। जैसे आपके पास क्वांटम कंडीशन, एटम के मॉडल में क्वांटम कंडीशन उन्होंने बताया। क्वांटम तो पहले भी आ चुका है, लेकिन एटम के मॉडल में क्वांटम कंडीशन देने वाले ये पहले थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो स्टेबल ऑर्बिट है उसका पता ठिकाना फिक्स है, उसका बिल्कुल एड्रेस फिक्स है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एक h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम of electron in stable orbit, या किसी भी ऑर्बिट में, क्या स्टेबल ऑर्बिट ही मानेंगे, इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is integral multiple of h/2 इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम यदि nth ऑर्बिट है, इसमें उसका mvr इज इक्वल टू nh/2। n जो है बच्चे आपको केमिस्ट्री में पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n आपका 1 2 3 सो ऑन, ये आपका होगा। क्वांटम कंडीशन समझ में आ गई। थर्ड बस एक और है, वो है बच्चे फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल ऑर्बिट में है तो वहां तो बच्चे वो एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बच्चे वो निकाल सकता है। एक सेकंड,
तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन का मतलब है कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से बाहर से एनर्जी उसने ले लिया और वो स्टेबल ऑर्बिट जो थी उसकी, जो लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं, उससे वो हायर एनर्जी स्टेट पर चला गया, तो बच्चे वो वहाँ परमानेंट नहीं बैठेगा, वहाँ से कूदेगा वो और फिर वो एनर्जी रेडिएट करेगा और फिर वहाँ पर फोटोन निकालेगा, जो आपको पता है एच न्यू। फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है वो, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट जम्प्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स and radiate photon या light, electromagnetic radiation, यानी कि फिर ये फोटोन निकालता है। सपोजिंग हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां कूद रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक मिनट इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहां से ये जंप कर रहा है। दिस इज n1 n2, और n2 जो है बच्चे वो n1 से ज़्यादा है, और यहाँ से जंप करने के बाद ये इसने फोटोन निकाला, और इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी बच्चे एनर्जी मान लीजिए E2 है, यहाँ पर एनर्जी इसकी E1 है, तो E गामा जो होगा, दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी E2 माइनस E1, एंड दैट विल बी इक्वल टू h न्यू या hc बाई लैम्डा। ये आपकी बातें हुई। हमारे इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि एनर्जी नहीं निकालेगा, एनर्जी निकालेगा ना, तो फिर बच्चे लाइट आती कहाँ से है? लाइट तभी तो आती है जब आपके पास जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, एलईडीज हैं, कुछ भी है, यानी उन सब में क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, और फिर वहाँ से वो लाइट निकालेगा, और किस रीजन में होगा उसी की वेवलेंथ आ जाएगी। आगे बस एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसको, फिर हम आगे चलेंगे। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराऊँ। मेरा ये खासियत है कि मैं एक कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पास कुछ एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। सपोजिंग n1 है, ये सपोजिंग n2 है, ये सपोजिंग n3 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ जंप कर रहा है, तो बच्चे इसका जो वेवलेंथ निकल रही है फोटोन की, वो λ1 है। यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो वो मान लीजिए फोटोन λ2 का निकाल रहा है। अब वो कह रहा है कि डायरेक्टली यदि जंप करे, इलेक्ट्रॉन यदि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो इसका जो फोटोन निकल रहा है वो सपोजिंग λ3 है। पूछ रहा है फाइंड रिलेशन अमंग λ1, λ2 एंड λ3। बच्चे ये जो है ना, ये सपोजिंग डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा E1 है, ये बच्चे सपोजिंग डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा E2 है, और ये सपोजिंग डिफरेंस इन एनर्जी ये डेल्टा E3 है। तो आपको सबको पता पड़ रहा है कि जो डेल्टा E3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस एनर्जी का, वो ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस है या नहीं? बेसिक चीज़ बोलो, इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। बट हमने अब आपको क्या बताया कि जो डिफरेंस इन एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। तो डेल्टा E3 में क्या आ जाएगा, SC बाई λ3। डेल्टा E1 में क्या आ जाएगा, SC बाई λ1
एंड डेल्टा E2 में क्या आ जाएगा, SC/λ2। इसका मतलब 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। λ3 इनवर्स इज इक्वल टू λ1 इनवर्स प्लस λ2 इनवर्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का सम जो है वो थर्ड सिचुएशन में जो आपका डायरेक्ट N3 से N1 आ रहा है उसके रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा। तो बच्चे आज हमने इस चैप्टर एटम स्टार्ट कर दिया है। इसमें जे थॉमसन मॉडल बताया है, वो तो आपका प्लम पुडिंग मॉडल है, वो न्यूक्लियर मॉडल को नहीं बता पाता है। उसके बाद फिर गीगर मार्जन ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने एंडोर्स करके एक मॉडल दिया जिसकी स्पेशलिटी थी क्या, न्यूक्लियर मॉडल। उसमें बस ड्रॉबैक रदरफोर्ड का ये था कि वो अनस्टेबल एटम बता रहा था कि स्टेबल नहीं है, और उसके बाद उसका जो ड्रॉबैक है उसको पूरा किया नील बोर ने। तो आगे हम फिर बच्चे इसी बोर पर चलेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर होते हैं। तो आई एंड द मीटिंग नाउ।